नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो IAS के इस चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है भूकंप है। भूकंप को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में, स्टूडेंट में विषमताएं रहती हैं कि प्रश्न आते हुए भी लोगों का गलत हो जाता है। तो कैसे हम पढ़ें, विधिवत इसका कैसे चर्चा करें, क्या कॉन्सेप्ट रहे कि हम परीक्षा में कभी भी न भूलें। UPSC IAS की परीक्षा हो या अदर स्टेट PCS की परीक्षा हो या मान के चलिए वनडे में भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं, तो जिसमें स्टूडेंट होता तो टॉपिक सरल है लेकिन गलत कर देते हैं क्वेश्चन। गलत न हो इसके लिए हमें सतही ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें विधिवत पढ़ना होगा। देखेंगे क्या है, तो मुख्य मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो देखेंगे अर्थक्वेक की बात अगर करते हैं, भूकंप जिसे कहते हैं हम लोग भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तो ये भूकंप है। भूकंप पर हम लोग देखेंगे क्या है। भूकंप के साथ साथ इस पे हम लोग अनेक विधिवत पे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भूकंप क्या है। अगर आप देखिए पूरा का पूरा पृथ्वी की हम अवलोकन करते हैं, जब पूरे की पूरी पृथ्वी का अवलोकन करने पर तो हमारे सामने प्लेट शब्द आता है। क्या आता है? प्लेट। ये प्लेट शब्द क्या है? प्लेट। प्लेट शब्द देखिए, बिना इसके जाने भूकंप आप सही सही जान ही नहीं सकते। बिना इसके जाने आप सही सही भूकंप जान ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। पृथ्वी के अंदर ऐसा भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि पृथ्वी के भीतर अनेक छोटी बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें ये माना जाता है 7 प्रमुख बड़ी प्लेट और 100 से 100 से लगभग अधिक है या 100 के लगभग छोटी प्लेटें हैं। प्लेटिंग मतलब होता है चट्टान। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर अनेक छोटे बड़े चट्टाने हैं, जिसमें 7 बड़े चट्टाने, 100 के लगभग में छोटी चट्टाने हैं। तो ये प्लेट शब्द दिया किसने था? 1965 सेंचुरी में, ईस्वी में 1965 में टूजो बिल्सन ने इसके बारे में बताया था। यानी कि प्लेट शब्द यदि आ जाए, प्लेट शब्द को सबसे पहले किसने लाया है? तो टूजो बिल्सन ने 1965 ईस्वी में लाया। हालांकि आगे चलकर इस प्लेटों के बारे में और जानकारी देते हैं 1968 ईस्वी में मॉर्गन महोदय ने देते हैं। मॉर्गन महोदय आगे इन्होंने जो है विस्तृत अध्ययन दिया है, विस्तृत अध्ययन किया है। और ये विस्तृत अध्ययन जा करके प्लेट टेक्टोनिक, जिसे हम लोग बाद में जानेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, इसी को हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक इंग्लिश शब्द है और प्लेट विवर्तनिकी हिंदी है। तो टूजो बिल्सन ने 1965 में प्लेट शब्द को पहली बार दे रहे हैं और 1968 में विस्तृत अध्ययन करके बताते हैं मॉर्गन महोदय। मॉर्गन MORGAN, मॉर्गन महोदय ने विस्तृत अध्ययन किया और इसके बारे में बताया जो बाद में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक।
या प्लेट विवर्तन की। तो पृथ्वी के भीतर हमने बता दिया अनेक चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में हमारे भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है सभी में गतियाँ रहती हैं। पृथ्वी भी गति कर रही है, अपने धुरी पर भी करती है और किसी के चारों ओर भी करती है, जिसे हम लोग घूर्णन और परिक्रमण भी कहते हैं। घूर्णन का मतलब अपने धुरी पर घूमना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण। घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं। तो ये प्लेट विवर्तन की, ये जो प्लेटें हैं यानी कि पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें हैं, इनमें क्या होता है, गति होता है। और गति कैसा होता है, गति इसमें अनियमित गति होता है। कैसा गति होता है, अनियमित गति, अनियमित गति। अब इसमें अगर हम देखेंगे 3 प्रकार की गतियां दिखाई देती हैं प्लेटों में। 3 प्रकार की गति दिखाई देती है। 3 प्रकार की गति है, प्रकार की गति, जिसमें एक अभिसारी है, एक अपसारी है, एक संरक्षी गति है। तो हम संरक्षी गति की बात करते हैं, अपसारी गति की बात करते हैं और अभिसारी गति की बात करते हैं। तो संरक्षी गति यहाँ भी वर्तमान में नहीं देखना है। अपसारी का मतलब होता है प्लेटें जब एक दूसरे से दूर हटती हैं। प्लेटें जब एक दूसरे से दूर हटती हैं, एक दूसरे से दूर जाने पर प्लेटें एक दूसरे से कहाँ जाती हैं, दूर, धीरे धीरे दूरी पर चली जाती हैं। इसका मतलब अपसारी गति से, इस जो अपसारी गति है इसमें सागर नीतल प्रसरण होता है, यानी कि सागर में वृद्धि होता है। और अभिसारी गति जो होता है इसमें प्लेटें एक दूसरी की ओर आती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं। तो अभिसारी गति में अब सपोज करिए प्लेटें छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। सपोज करिए ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है, इसका घनत्व भी, डेंसिटी भी कम है और इसका घनत्व भी ज़्यादा है, डेंसिटी। तो यदि ये दोनों प्लेटें अभिसारी गति में क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से पास आती हैं, ऐसे आती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। टकराने पर होता क्या है, ये दोनों प्लेटें जब टकराएंगी तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, जो भारी है, इसका अंतःक्षेपण हो जाता है, पृथ्वी के नीचे चला जाएगा। एक प्लेट के नीचे ज़्यादा वजन होने से पृथ्वी के नीचे, यानी कि प्रत्यावर्तन की इसमें घटना होगा या क्षेपण की घटना होगा ये कहिए। और ये जो हल्की प्लेट होगी ये अपने स्थान पर ऐसे मुड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, इसमें वलन की क्रिया हो जाएगी, वलन की क्रिया, वलन की क्रिया हो जाएगी या फोल्डिंग कहिए। तो ये जो हल्की प्लेट है इसमें इस प्रकार का वलन होगा, मोड़दार हो जाएगा, तो इससे पर्वत बन जाएगा, कुछ ऊंचा उठ जाएगा। ऊंचा उठे भाग को ही हम लोग पर्वत बोलते हैं। तो ये जो पर्वत बनेगा ये वलित पर्वत, वलन हो रहा है, वलन माने मुड़ना, वलन वलित पर्वत, या मुड़ गया है तो मोड़दार पर्वत, चाहे वलित पर्वत कहिए या मोड़दार पर्वत कहिए या फोल्डिंग माउंटेन कहिए। तो इस तरीके का कह सकते हैं, इस पे ये बनेगा। लेकिन जो ये प्लेट ज़्यादा घनत्व का था नीचे चला गया तो इस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, इस पर जो है प्रेशर क्या बढ़ेगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, दाब ज़्यादा होगा। और दाब बढ़ने से ताप भी बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा, ताप भी बढ़ जाएगा।
और ताप बढ़ने से क्या होगा, क्वथनांक भी ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि दाब बढ़ने से ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ने से ये जो प्लेट का भाग नीचे गया है, जिसका क्षेपण हुआ है, प्रत्यावर्तन हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें पिघलेगा। पिघलने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो जो पिघलेगा ये धीरे धीरे पिघल करके क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। तो यहाँ से हम लोग दो टॉपिक निकल के आएगा, एक टॉपिक निकल के आएगा ज्वालामुखी और दूसरा टॉपिक निकल के आएगा भूकंप। तो हम पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में भूकंप, अर्थक्वेक। ये जो पिघला हुआ पार्ट है, मेल्टिंग जो है मटेरियल, मेल्ट हो गया है, ये मटेरियल क्या होगा, अब इसमें जल वाष्प जो होगा वो ऊपर आना चाहेगा भाप के रूप में, वेपन्स के रूप में वापस आना चाहेगा, पेपर के रूप में, भाप के रूप में वापस आना चाहेगा और निकलना चाहेगा। यदि निकल गया तो ज्वालामुखी का रूप धारण करेगा। अब ज्वालामुखी भी दो तरीके का देखते हैं, एक दरार के रूप से हो सकता है, दरार के रूप में होगा तो दरारी ज्वालामुखी, और छिद्र के रूप में हो गया तो छिद्रित ज्वालामुखी। जब बाहर आएगा, बाहर आने में दो तरीके का, छिद्र के रूप में हो गया छिद्रित ज्वालामुखी, जिसमें कालडेरा व क्रेटर का निर्माण होता है, और दरार के रूप में हो गया, काफ़ी लंबे में रहेगा, वो दरारी ज्वालामुखी। अब एक कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलता है कि जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है, किसी में सिलिका की मात्रा कम होता है, ये ज्वालामुखी के टॉपिक में मिलेगा आपको। क्लियर है? कुछ ऐसा भी हो सकता है ज्वालामुखी बाहर निकलना चाहे लेकिन पृथ्वी की ऊंचाई ज़्यादा हो, मोटाई ज़्यादा हो, ज्वालामुखी बाहर ना निकल पाए, वो भीतर ही रह सकती है ज्वालामुखी, निकलेगा तो लेकिन भीतर रह जाएगा, तो उसको आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें बैथोलिथ, फेकोलिथ, सीट, ये सब अनेक चीज़ें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन उसके बारे में आप लोग करते भी हैं। तो वो ज्वालामुखी का था, लेकिन ये जो पार्ट है, जो मेल्टिंग पावर, जो मेल्टिंग मटेरियल है, जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ भाग है, यदि ये इस पहाड़ के ऊपर यहाँ से ऐसे निकलना चाहे, इसको हटा दिया जाए, भैया नोट कर लिए हैं तो हटा दें, अभी बाद में लिखा दिया जाएगा, जितना बताया जा रहा सब लिखा दिया जाएगा, समझे रहेंगे तो लिखना आसान है। ये हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये भी बन गया है, जान गए हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या है इसमें, देखिए ये संरक्षित से अभी हमको मतलब है नहीं, अब सारी से थोड़ा सा मतलब आएगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये जो ये मोड़दार पर्वत बना कि नहीं, मोड़दार पर्वत, ये इतना पार्ट इसमें नीचे हो गया है, यहाँ से ये पिघला हुआ पार्ट है, मैग्मा है, यहाँ से जब ये निकलना चाहेगा, जहाँ पहाड़ है, पहाड़ के साइड में निकलना चाहेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोटाई और ज़्यादा हो गया है, बार बार प्रेशर मारेगा, निकलना चाहेगा, प्रेशर मारने पर क्या होगा, जब नहीं निकल पाएगा ये हिल जाएगा, क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। हिलने से क्या होगा, पृथ्वी कंप जाएगी इस क्षेत्र में, तो भूकंप। हालांकि भूकंप कई कारण से आते हैं, एक प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण में भूगर्भिक मुख्य है, और दूसरा मानव जनित भी हो सकता है, लेकिन जिससे मुख्य रूप से विनाशकारी है, जिसे हम लोग जानते हैं भूकंप, वो यही है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब भूगर्भिक, और भूगर्भिक मतलब प्लेटों में जो गति हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक होगा। अभी ये जो गतियां हो रही थी, तीनों गतियां, इन्हीं तीनों गतियों से प्लेटों में विरूपक हो रहा है। विरूपक माने प्लेटों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इधर उधर हो रहे हैं, स्थितियां नहीं सही हो रही हैं, इसी को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, जिसको मॉर्गन महोदय ने 1968 में सबसे पहले बताया, 1968 में मॉर्गन महोदय ने सबसे पहले बताया इसके बारे में। तो ये मैग्मा निकलना चाहेगा तो ये नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब भूकंप मुख्य रूप से कहाँ पर आता है, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ही आते हैं।
मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटने लगे, या दो एक ही प्लेट है, इसमें एक ही प्लेट है, इस प्लेट में तनाव मूलक बल कार्य किया। तनाव मतलब टेंशन, लोगों को टेंशन होता है तो लोग टूट जाते हैं ना, टेंशन होने पर टूट जाते हैं, तो वो अलग चीज है। टेंशन माने तनाव, और से हम लोग पृष्ठ तनाव भी पढ़े हैं, एक वो भी तनाव है, पृष्ठ में तनाव होता है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें या कोई भी जल की बूंदें जो होती हैं गोल हो जाती हैं, कोई भी XYZ। तो ये तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी में स्वतः होता है। पृथ्वी के जो चट्टाने हैं या पृथ्वी में कहिए प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जैसे रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है किसी चीज को यदि आप खींचते हैं फैलता है, लेकिन वो पुनः अपने स्थान पर पुनः चीज को प्राप्त करना चाहे तो प्रत्यास्थता है। जैसे रबड़ को आप खींचेंगे फैलेगा, लेकिन फिर छोड़ देंगे फिर अपने स्थान पर आ जाएगा। प्रत्यास्थता का गुण पृथ्वी में भी ऐसे होता है। अब इसको आप खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं मिलना चाहेगा। तो इसमें तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है, ये टूट सकते हैं। अगर ये टूट गया, ये इतना भाग इधर हो गया, इतना भाग इधर, बीच में जल आ जाएगा। जब टूटेगा हट जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं भ्रंश। भ्रंश भ्रंश कहते हैं, या इसी को भ्रंशन की क्रिया भी कह सकते हैं, चाहे भ्रंश कहिए या भ्रंशन, भ्रंशन की क्रिया। तो भ्रंश के कारण या भ्रंशन की क्रिया के कारण, भ्रंश के कारण या भ्रंशन की क्रिया के कारण ये हिलेगा कि नहीं। पृथ्वी के सतह पर यदि है स्थली पार्ट में तो हिल जाएगा। अगर समुद्र में ऐसा हो रहा है, समुद्र में ऐसा हो रहा है, तो समुद्र में तो हम लोग नहीं है ना, मानव नहीं है ना, तो मानव को कहाँ पता चलेगा। जो जीव जंतु उनको पता चलेगा, बाकी तो उनसे जीव जंतु से मतलब है नहीं। लेकिन वहां पे भी आएगा, समुद्र में आएगा तो हिलेगा। जल जो है, जल नीचे आ सकता है। यहाँ पे जो जल था ये जल नीचे आ जाएगा। यहाँ का जल नीचे जब आएगा तो यहाँ का जल कुछ उठ जाएगा, होता है। एक गर्त होगा तो दूसरा क्या होगा, श्रृंग होगा। ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, जो जल उड़ जाएगा तो काफी ज्यादा भी उड़ सकता है। ऐसे में सुनामी का जन्म हो जाता है। सुनामी कहाँ पे आता है, समुद्र में ही आएगा, और समुद्र की ही घटना ऐसी होती है। इसका मतलब सुनामी का जो कारण है मुख्य रूप से भ्रंशन ही है। और भी कारण मिलेंगे सुनामी में, लेकिन ये भ्रंशन ही मिलेगा। तो भ्रंश के कारण जो अगर मान लीजिए स्थल पाट में आया तो हिलेगा कि नहीं। स्थल के किनारे है या स्थल पर है, महाद्वीप पर है तो हिल जाएगा। महाद्वीप में भी भ्रंश हो सकता है। भाई भारत में ताप्ती नदी और गोदावरी नदी, ये दोनों भ्रंश के ही उदाहरण हैं। कुछ प्लेट इधर खिसका, कुछ इधर खिसका, बीच में हल्का सा दरार टाइप के पड़ गया, जैसे दरारी नदी भी से, तो वहाँ पे जल आ गया, तो कभी हुआ होगा तो भ्रंश। हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ पे थोड़ा सा यदि प्लेटें इधर उधर हो गई तो तुरंत हिलेगा कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो अपसारी में भी भूकंप होते हैं, लेकिन इसमें कम होता है मुख्य रूप से अभिसारी में। अभिसारी में चूंकि मैग्मा के कारण बार बार निकलना चाहेगा, ऐसे में भूकंप कहाँ पे आएगा, भूकंप मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। साथ में अगर ये देखें, ये एक प्लेट ए था, एक प्लेट ए, प्लेटों में ये जब दोनों प्लेटें अभी दूर दूर थी, ये प्लेटों का सीमांत भाग होगा कि नहीं। ये प्लेटों का क्या होगा, सीमांत भाग। सीमांत मतलब होता सीमा का अंत। इस प्लेट का सीमा का अंत यहाँ पे हुआ, इस प्लेट का सीमा का अंत यहाँ पे, ये सीमांत क्षेत्र। तो इसका मतलब जो प्लेटों का सीमांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा आएगा, और ज्वालामुखी जहाँ आएगा वहाँ निश्चित भूकंप आएगा। ज्वालामुखी आने से चाहे दरारी हो या छिद्रित हो, बाह्य हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, वहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक 100% आता है। आंतरिक में तो और आएगा, आंतरिक में आना चाह रहा है ज्वालामुखी, नहीं निकलना पा रहा है, अंदर ही रह जा रहा है, ऐसे में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, भूकंप कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, भूकंप ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर आप जारी रहे हैं लगभग 70% जल ही जल है, 30%
30% स्तर है। 30% मतलब 29 यानी कि 29.2 की स्तर है। और 70.8% जो है जल है, 70.8% जल है। तो पृथ्वी का अगर ये सतह का भाग हम देखते हैं, जहाँ पे हम लोग सतह पर हैं, तो इसमें क्या है, ये जो सतह का पार्ट है, भूकंप कब आता है? भूकंप मतलब मुख्य रूप से यह चीज है, इसका मतलब सतह पर, भूपटल पर, इसको भूपरपट्टी कह सकते हैं, भूपटल कह सकते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल पर, ये भूपटल है, भूपटल पर एक अव्यवस्था उत्पन्न होता है। ये जब ये घटना होगा या ये घटना होगा तो अव्यवस्था उत्पन्न होगा। इस अव्यवस्था के कारण पृथ्वी का भूपटल कंपित हो जाता है, कंपन उसमें आ जाता है, वाइब्रेशन। पहले हम लोग भी, बहुत से लोग जो है, अभी भी लोग जो है मोबाइल को वाइब्रेट कर देते हैं, वाइब्रेशन हिलता है, तब धीरे से पता पाते हैं हाँ हेलो कहाँ पे हो, वो अलग चीज़ है। तो वाइब्रेशन मतलब पृथ्वी में कंपन हो जाता है, तो कंपन होना ही भूकंप है। पृथ्वी के भूपटल में अव्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण कंपन होना ही भूकंप है। इस भूकंप के कई कारक हैं, कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें भूगर्भिक कारक मुख्य रूप से, ये भूगर्भिक कारक जो है, ये भूगर्भ है, भूगर्भिक यानी कि भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर भीतर हो रहा है, भूगर्भिक कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि बाह्य कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब भूगर्भिक कारक में आप ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया भैया ना, समझ में आ गया? अभी सब चित्र भाई बना लीजिएगा और लिखना भी है, चित्र बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, लिखाते चलेंगे, चित्र तुरंत बना दिया जाएगा, तुरंत बना लीजिएगा कहाँ पे क्या बनाना है। और ध्यान दीजिए, जब मेंस में लिखा जाता है, ये हम समझने की भाषा समझा रहे हैं ताकि आप पूरा समझें। मेंस में जो लिखा जाता है, अब देखा जाता है कि 150 शब्द में है कि 250 शब्द में है, कि ऐसे में इसका कहीं टॉपिक में आ गया है, या अभी हाल ही में क्या घटना है, और कैसे लिखना हो सकता है ज़्यादा, अभी जो स्थिति है कम शब्द में है, या अदर स्टेट के पीसेस में कैसे लिखना, शब्द को ध्यान दे करके। और फिगर जरूर बनाना है। फिगर बनाते समय अगर कोई भी फिगर इस तरीके के बना रहे हैं, फिगर इस प्रकार का फिगर ऐसे, तो इसको एक ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, ब्रैकेट में उसके भीतर बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से जो ये यहाँ पे एक गर्त बन जाएगा, ट्रेंच, ट्रेंच मतलब गर्त। अगर ये समुद्र भाग में ऐसे दो प्लेटें टकराई हैं तो एक पार्ट, एक गर्त बन जाएगा। गर्त मतलब गड्ढा, बहुत ज़्यादा गहरा। जैसे प्रशांत महासागर में एक गर्त है, वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ट्रेंच है। ट्रेंच मतलब गर्त, TRENCH, इसका मतलब गर्त। मेरियाना ट्रेंच है, हिंद महासागर में आपको मिलेगा। जावा गर्त, इसी जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं, चाहे सुंडा गर्त कहिए या जावा गर्त। अटलांटिक महासागर में भी एक गर्त है, प्लूटोरिको जिसको कहते हैं, प्लूटोरिको गर्त। ऐसे कई हैं, तो तीनों तो बहुत पूछा जाता है। मेरियाना, प्लूटोरिको अटलांटिक महासागर में है, उत्तर अटलांटिक में है, और सुंडा गर्त जिसे जावा गर्त भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, ये हिंद महासागर में है, पूछा जाता को। तो एक गर्त बनता है। अगर स्थल की बात करेंगे तो मृत सागर स्थलीय भाग का सबसे गहरा गर्त है, मृत सागर। अगर आगे स्थल का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो मृत सागर। मृत सागर कहाँ पर है? मृत सागर और वान झील दोनों लवणता में काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में है। वान झील टर्की में है, और मृत सागर जो है कहाँ पर है? जॉर्डन में। तो हम वापस आते हैं, वो तो बता दिए, फैक्ट के रूप में था, लवणता वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो ये हमने देखा ना कि ऐसे
अब इसका मतलब लिखेंगे क्या, भूकंप क्या है, एक विवर्तन की क्रिया है। भूकंप क्या है, विवर्तन की, विवर्तनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक हो रहा, प्लेट में विवर्तन की घटना हो रहा है। विवर्तनिक मतलब प्लेटों में टूट फूट हो रहा है। अब देखिए, जब प्लेटें एक दूसरे से ऐसे लड़ी, ये प्लेट नीचे गया, ये टूट जाएगा, गलेगा, पदार्थ बनेगा। इतना प्लेट जो नीचे आया गला, ये नष्ट हुआ कि नहीं, नष्ट हुआ। इसलिए इस ये ऐसी गति में हो रहा था, अभिसारी गति में, इसलिए अभिसारी गति को विनाशात्मक कहते हैं। अभिसारी गति को क्या कहते हैं, विनाशात्मक। अब यहाँ पे जब ज्वालामुखी निकल जगह पाएगा, ज्वालामुखी यहाँ पे निकल आएगा, और ये समुद्र में अगर बनता है तो एक कटक, समुद्र में बने हुए भाग को कटक कहा जाता है। जो ज्वालामुखी का पार्ट यहाँ से निकलेगा, ये ज्वालामुखी क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चैप्टर में आ रहा, बता दे रहे हैं दोबारा। तो एक कटक बनता है, ये कटक जो बनेगा ये समुद्र में बनता है, जो ज्वालामुखी। जैसे अनेक प्रकार के कटक का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप देख रहे हैं, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, मालदीव देख रहे हैं, कई ऐसे, जापान देख रहे हैं, कई ऐसे कटकी भाग हैं। होनोलुलु हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में अमेरिका का राज्य है, 49वां राज्य है, संभवतः कि 50वां राज्य है। तो वो सब कटकी भाग हैं, समुद्र में बने हैं ज्वालामुखी के कारण। और उसी समुद्र में इर्द गिर्द में यदि अनुकूलन की स्थिति पा गए हैं, तो वहीं के इर्द गिर्द में आ गए कौन, पॉलिप, यानी कि एटाल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं, भूकंप पर। तो भूकंप में क्या है, ये स्थितियां बन रही हैं। तो अब भूकंप क्या है, एक भूपटल में अव्यवस्था है। और भूकंप कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक भूगर्भिक जिसे प्राकृतिक कहते हैं, और दूसरा मानव जनित। अगर ऐसे बना दीजिएगा, भूकंप के प्रकार एक बना दीजिएगा भूगर्भिक कारक, और दूसरा लिख दीजिएगा मानवजनित कारक। ऐसे लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे। भूगर्भिक कारक में क्या लिख सकते हैं, पहला तो प्लेट विवर्तन की लिख सकते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक कहिए। फिर उसके बाद भ्रंशन लिख सकते हैं, अंतःभ्रंशन कर सकते हैं, प्रत्यास्थता कर सकते हैं, प्रत्यास्थता, अंतःप्रत्यास्थता। तो इस प्रकार के इसमें लिख सकते हैं। मानव जनित में क्या हो सकता है, जैसे डायनामाइट का विस्फोट हो जाता है, या ट्रेन है, ट्रेन भी जब जाते हैं हिलता है, या कोई बम विस्फोट होता है, या उल्का पिंड गिरता है, ये बाह्य सब है, मानव जनित कह सकते हैं। या इसको बाह्य भी लिख सकते हैं, बाह्य कारक। बाह्य कारक, उल्का पिंड गिर रहा है, या विस्फोट हो रहे हैं, या परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, कोई भी इस प्रकार का जो घटनाएं हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। हाँ जी, और क्या है, डायनामाइट देखिए, बांध या जलाशय है, बांध या जलाशय है, या जो है भूस्खलन होता है, बांध जो बना है, बांध कभी कभी टूट जाता है, या जलाशय का जो पानी काफी ज्यादा तो हिल जाता है इर्द गिर्द का क्षेत्र, वो भी भूकंप है। लेकिन उससे उतने नुकसान नहीं है, इससे उतने नुकसान नहीं है, मुख्य रूप से इससे। और इसमें भी मुख्य रूप से, जिसको हमने ज्यादा विस्तार में चर्चा किया, है। अब भूकंप जो नापा जाता है, भूकंप नापने के भी 2 हैं पैमाने। एक आपको मिलेगा रीचर स्केल, जिसे रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, रीचर स्केल या रिएक्टर स्केल। और दूसरा है संशोधित मार्केली स्केल। संशोधित मार्केली स्केल से तीव्रता नापा जाता है। लिखना होगा, बना दीजिएगा ऐसे, इसको हटा दिया जाए, घबराइए नहीं भैया, सब लिखाया जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं लिखाया जाएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन ऑनलाइन को पीडीएफ मिल जाएगा पूरा का पूरा विस्तार में, चित्र सहित।
और जो ऑफलाइन में उनको लिखाया भी जाएगा और पीडीएफ भी उनको उपलब्ध होगा। ऑफलाइन को थोड़ा सा दोनों सुविधा मिलेगा। ऑनलाइन जो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए इस दोनों व्यवस्था रहेगा। अब देखिए इसमें अगर लिखेंगे तो भूकंप का मापन जो करेंगे, मापन मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, तो दो तरीके से हो सकता है। एक क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं भूकंप का परिमाण, भूकंप का परिमाण मापना है, भूकंप का कितना परिमाण आएगा, और भूकंप की तीव्रता, अब देखिए भूकंप का जो परिमाण होता है ये किससे नापा जाता है, रीचर स्केल से। रीचर या रिएक्टर स्केल, स्केल मतलब एक पैमाना होता है, स्केल मतलब अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में पैमाना कहते हैं। और ये जो होता है संशोधित मार्केली स्केल से, संशोधित मार्केली स्केल से, स्केल। अब देखिए दोनों में है क्या अंतर। ये जो परिमाण नापा जाता है, अब अगर आ गया भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, या भूकंप की तीव्रता रीचर स्केल से मापा जाता है, तो सही है गलत है। भूकंप मार्केली स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है और रीचर स्केल से भूकंप का परिमाण। इसका मतलब जो है ये क्या है, ये भूकंप की कुल ऊर्जा को बताता है, भूकंप की कुल ऊर्जा। भूकंप से जब आता है भूकंप मूल से आएगा, अभी उस पर भी चल रहे हैं भूकंप मूल या अधिकेंद्र क्या है, कहाँ पे सबसे पहले भूकंप होगा, कितनी तरंगे हैं भूकंप में, कौन सी तरंगे विनाशकारी, कौन सी तरंगे विनाशकारी नहीं, अभी एक वो अलग ही टॉपिक है, पूरा उस पर ही चलता है। तो भूकंप मूल से जितना ऊर्जा उत्पन्न हुआ है इससे नापा जाता है। इससे क्या होता है, ये विनाशकारी प्रभाव को दिखाता है, विनाशकारी प्रभाव को बताता है। संशोधित मार्की स्केल जो है ये पूर्णता कैसा है, वैज्ञानिक कहिए या मानकीकृत पद्धति पर कार्य करता है, वैज्ञानिक या मानकीकृत प्रभाव पर कार्य करता है। इससे विनाशकारी प्रभाव को आंका जाता है। इसका मतलब ये अधिकेंद्र पर कितनी ऊर्जा आई है, अधिकेंद्र पर उसको बताएगा, और ये भूकंप मूल पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, भूकंप मूल कहिए या भूकंप फोकस भी कह सकते हैं। और ये जो है अधिकेंद्र पर, एपी सेंटर पर, अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर, इस पर बताता है कितनी है ऊर्जाएं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे और भी हैं, इसमें देखिए लाग पर काम करता है। लाग का नाम सुने होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, 9th में 10th में लाग 10 टू पावर जितना रहेगा। इसमें जो मापन होता है, अगला हम विस्तार में इस पे केवल इसी पे विस्तार में एक टॉपिक में बताएंगे अगले क्लास में कि इसमें कैसे कैसे मापा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमूना जान लीजिए। अभी भी इसमें लाग का प्रयोग करते हैं। इसमें जो खाने होते हैं 1 से 10 तक होते हैं, 1 से 10 तक। अगर एक अंक की वृद्धि होता है, एक अंक की वृद्धि, तो ऊर्जा में लगभग 32 गुना की वृद्धि हो जाता है। और एक क्या है ये, भूकंप के आयाम में 10 गुना की वृद्धि होता है। इसमें अगर पैमाने पर एक अंक की वृद्धि होता है तो इसके आयाम में एक, यानी कि जो भूकंप का पैमाना बनाया जाता है इसमें 10 खाने बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहते हैं। और इसमें भी 10 खाने रहते हैं बीच में भी। एक अंक की वृद्धि होने पर आयाम में 10 गुना की वृद्धि और उसकी ऊर्जा में 32 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें कुल ऊर्जा को बता रहा है।
इसमें विनाशकारी प्रभाव बताते हैं। इसमें 12 होते हैं, रोमन लिपि में 12 पैमाने 12 खाने होते हैं। ये भी पूछा गया है, इसमें कितने खाने होते हैं? 12 खाने रोमन लिपि में होता है। ये बाकी विस्तार में अगले क्लास में और अगले टॉपिक में रहेगा कि ये कैसे काम करता है और पूरा इस पे अंक सहित रहेगा। अभी इतना जान जाइए इससे जो है क्या किया जाता है, इससे क्या किया जाता है। अब अगर देखेंगे भूकंप से हानि जितना है उससे थोड़ा बहुत लाभ भी है। हानि से जान माल का नुकसान, पेड़ पौधे वनस्पतियों जीव जंतुओं को नुकसान, बिल्डिंग अनेक इमारतों के गिरने से अर्थव्यवस्था को नुकसान, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, हो जाती कि नहीं। कई परिजन दूर हो जाते हैं, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। हालांकि इसके लिए रेडान कुछ है, रेडान गैस अक्रिय गैस है, ये इसका उत्सर्जन होता है ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जिसमें कुछ कुत्ते या बिल्ली इन जानवरों को सियार हैं जिनको जयकाल हम लोग कहते हैं, इन लोगों को भी कुछ सूचना पहले से लगता है। हालांकि अब इस पर थोड़ा सा वैज्ञानिक अभी अनुसंधान हो रहे हैं। लाभ क्या होता है इसका? अगर लाभ की बात करते हैं तो जब मतलब पृथ्वी में अव्यवस्था उत्पन्न होता है, कुछ ऊपर की चीज़ें नीचे चली जाती हैं भूकंप आने पर, और नीचे की चीज़ें कुछ ऊपर आ जाती हैं, जिसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल या अनेक धात्विक चीज़ें, धात्विक या अधात्विक चीज़ें, वो नीचे जो दबी हुई है कुछ ऊपर आ जाती हैं। प्रयोगशाला के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक इसके बारे में अनुसंधान कर लेते हैं कि नीचे क्या है, धात्विक चीज़ें क्या क्या हैं इसका। जब अर्थव्यवस्था चौपट होगा, लोगों को अनेक प्रकार की मदद दिया जाएगा। विश्व के अनेक देश जो हैं मदद के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, उसमें विदेश नीति काम करती है। ऐसे नहीं हाथ बढ़ा देते का कोई, विदेश नीति क्या किसका क्या किस देश का कह रहा है। जैसे अभी नेपाल में 2015 में आया था भूकंप, 15 की 14 में, 14 में आया था कि 15 में, हमको लगता है 14 में आया था, तो 14 या 15 में ध्यान नहीं आ रहा अभी वर्तमान में, हमको लगता है 14 में ही आया था। तो नेपाल में आया था, भारत सरकार ने जो है अभी हाथ बढ़ाया था। और अभी हाल ही में, हाल के दिनों में, वो तो बहुत भयंकर था, हाल के दिनों में टर्की में आया है, टर्की में आया, उसमें भारत सरकार ने अहम रोल निभाया। वहाँ के भारतीयों को अपने यहाँ लाने के लिए करंट अफेयर का मुद्दा बन जाएगा। करंट अफेयर के मुद्दे में आपको मिलेगा कि तुर्की में आए भूकंप से भारत सरकार ने वहाँ के लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया। ऑपरेशन गंगा चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन अजय चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ये सब करंट में बनते हैं, करंट में पूछा जाता है, करंट भी इसी तरीके से रिलेटेड रहेगा। हालांकि हम करंट अभी नहीं बता रहे हैं, तो इस पर हम आप लोगों को, मैं तो जान ही रहा हूँ क्या चलाया है। तो रूस में क्या चला है, रूस और यूक्रेन में क्या चलाया गया है, इतना तो हमें मालूम है। तो आप कमेंट करके बताइएगा रूस से निकालने के लिए क्या चलाया है, और टर्की से लोगों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ऐसे कई ऑपरेशन हैं, तो 2 जरूर बताइएगा। यहाँ तक हो गया। तो अब इसके बाद में हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो भूकंप आता है, तो भूकंप में कैसे कैसे हम लोग, कहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है, ये देखेंगे। तो देखिए जो भूकंप जो होता है, इसके 4 क्षेत्र मुख्य रूप से दिखते हैं। कौन से क्षेत्र? 4 क्षेत्र। जो 4 क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो प्रशांत तटीय क्षेत्र पहले नंबर पे। प्रशांत तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप, सर्वाधिक भूकंप यहीं पे आते हैं। सर्वाधिक भूकंप यहीं पे आते हैं। और कितना लगभग आता है? 66%।
सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आता है? प्रशांत तटीय क्षेत्र में, लगभग 66%, नियर अबाउट मान के चलते हैं हम लोग। अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। यहाँ पे 15 से 20% भूकंप आते हैं, 15 से 20% दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। अब जो बचता है देखिए इसमें आते हैं। और चौथे नंबर पे बात करते हैं जो भ्रंश है या भ्रंशन के कारण हो रहा है, या प्रत्यास्थ पुनश्चलन के कारण होता है, इनके कारण होता है थोड़ा। तो प्रशांत जो तटीय क्षेत्र है, सभी लोग जान रहे हैं प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जिसे हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, हालांकि इसमें हिंद का चर्चा नहीं है। तो ये है, जो भी महासागर बने हैं वो अपसारी गति के कारण प्लेटें एक दूसरे से दूर हो गई। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी में क्या हुआ था? महाद्वीपीय विस्थापन हो गया था। महाद्वीप क्या होते? विस्थापित हो गए। पहले एक ही पृथ्वी था, दो भाग में टूटा। उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। जो पूरा पृथ्वी एक था, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे क्या कहते थे? पैंजिया। और पूरे उसके चारों तरफ जो जल था उसको पैंथालसा कहा जाता था। लेकिन जब टूट गया अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर बना, जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। ये टेथिस सागर बनता है, जो शुरुआत में बना था, शुरुआत में वही प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। अब अगर प्रशांत महासागर में देखेंगे, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, अगर हम लोग यहाँ पे प्रशांत की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये राकी पर्वत है। और ये कौन सा है? ये एंडीज पर्वतमाला। बना कैसे? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर। अब देखिए, आप ये जानते हैं सागर का घनत्व ज़्यादा होगा कि स्थल का? सागर जो होता है, सागर नमी गीला युक्त वजनदार होगा। इसका मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है इसकी तुलना में। इसका मतलब इसका डेंसिटी कम होता है। एक प्लेट ये है प्रशांत महासागर का प्लेट, जो 7 बड़े प्लेट बताए थे उसमें एक प्लेट ये है, सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट। ये 7 बड़े प्लेट शुरुआत में चर्चा किया था ना, 7 बड़े प्लेटों में ये सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत। ये प्लेट क्या हुआ? ये प्लेट इस साइड में आया, इस साइड में, और ये जो ये प्लेट है उत्तरी अमेरिका का और दक्षिणी अमेरिका का प्लेट, ये इधर आए, यानी कि दोनों में अभिसारी गति हुआ। दोनों प्लेटें में अभिसारी गति, अनियंत्रित गति होता है चूंकि प्लेटों में, और इसमें अभिसारी कैसा गति? अभिसारी मोशन, अभिसारी गति, अभिसारी गति हुआ, दोनों टकराएं। ये ज्यादा घनत्व का प्लेट, जो प्रशांत महासागर का ज्यादा घनत्व का प्लेट, इसमें क्या हो गया? प्रत्यावर्तन की घटना, यानी कि क्षेपण हो गया 45 डिग्री पर। पूछा जाता है कितने डिग्री पर हुआ? 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पर अगर होता है क्षेपण, ऐसे क्षेत्रों में बेली ऑफ जोन, अभी बताए नहीं है, आगे चल रहे हैं बताने के लिए। बेली ऑफ जोन क्या है? सर्वाधिक भूकंप जहाँ पर आता है
वहीं पर सर्वाधिक ज्वालामुखी भी आता है। मुख्य रूप से बेली ऑफ जोन में भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। अभी वहाँ पर बताएंगे दूसरे टॉपिक में, इसी के बाद में चलते हैं। तो ये जब टकराएंगे एक दूसरे से, तो टकराने पर ये हल्के होने के कारण अपने स्थान पर मुड़ गया। स्थलीय पार्ट जो महाद्वीपी था ये अपने स्थान पर हल्के होने के कारण मुड़ गया, मोड़दार पर्वत बना। ये राकी पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी आपको मिलेगी माउंट मैकिंले मिलती है। और ये एंडीज बनता है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ये दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है राकी। ये प्रशांत महासागर का क्या हो गया, क्षेपण हो गया, या कहिए प्रत्यावर्तन या क्षेपण, दोनों बातें की है। क्षेपण लिखिए या प्रत्यावर्तन, यानी कि नीचे जाना। और ये जो है उत्थान हो गया। नीचे जो जाएगा प्लेट गला रहेगा, गलेगा, तो वहां पे धीरे धीरे भूकंप, यहाँ पर ज्वालामुखी दरारों पर आ जाएगा। दरारों क्या रहेगा, ज्वालामुखी। लेकिन जो मोटा वाला पार्ट है जो उठ गया पहाड़ टाइप के, वहाँ ज्वालामुखी ना करके भूकंप आएगा। अगर ज्वालामुखी आएगा तो आंतरिक ज्वालामुखी रहेगा, उसी आंतरिक ज्वालामुखी के कारण तो ही हो रहा है भूकंप। आंतरिक ज्वालामुखी के कारण ही भूकंप होता है, तो हिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी के जो क्षेत्र में यहाँ पे ज्वालामुखी आया था काफ़ी पहले, हवाई द्वीप समूह, जिसको अभी हमने चर्चा किया है, अमेरिका का राज्य है। अमेरिका का अब अभी मुझे याद नहीं कि 49वां राज्य की 50वां याद आएगा तो बता देते हैं। तो ये हवाई द्वीप समूह है ना, होनोलुलु यहीं पर है। सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है यहीं पर है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय की पेटी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। चूँकि यहाँ पे प्लेट की मोटाई जो है बहुत कम है, प्लेटें टूट करके आ जाती हैं दरारे के रूप में और छिद्र के रूप में यहाँ पर। लेकिन ये जब ज्वालामुखी आएगा तो भी तो हिलेगा, कंपन होगा। तो पूरे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्रों में, अगर दूसरे साइड की बात करें, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट था। प्रशांत महासागर के अगर पश्चिमी तट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भूकंप पश्चिमी तट पर आते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जापान का क्षेत्र है। जापान में ऐसा बताया जाता है एक वर्ष में लगभग 500 ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक। इसीलिए तो वो लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, इतना अनुभव उनके पास अब हो गया ज्वालामुखी भूकंप का कि वो लोग बिल्डिंग अब नहीं गिरता है। भूकंप रोधी बनाए जा रहे हैं, भारत में भी अब बनाए जा रहे हैं, पहले नहीं बनता था, बन रहे हैं। लोग गांव में भी जन जागरूकता फैलाया जाए, लोग भूकंप रोधी बनाए घर, कभी दुर्घटना ना हो। तो यहाँ तक दूसरे नंबर पे ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, मध्य महाद्वीपी, इसमें भी आता है लगभग 15 से 20% नियर अबाउट में मान के चलिए। भारत इसी के क्षेत्र में आता है, भारत जो होता है इसी के क्षेत्र में। और भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात पर्वतीय मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र है। भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय इसी से तो बना है। विश्व का तीसरा सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दूसरा राकी और तीसरा कौन है, हिमालय। 2400 किलोमीटर इसकी है लंबाई। इसकी लंबाई 7800, इसका लगभग 4200 लगभग है, इसका 2400 किलोमीटर, तीसरा सबसे लंबा है। तो यहाँ पर भी नीचे चट्टानें, दो प्लेटें अभिसारीगत हुआ, एक नीचे जो गया है, दूसरा पार्ट उठा है। तो जो नीचे गया आना चाहेगा, दोनों तरफ से अब हो गया है। यहाँ पे कुछ समुद्री पार्ट है नहीं, अब वर्तमान, पहले समुद्र था बीच में, अब समुद्र हट गया है। तो अब समुद्र ना होने के कारण मोटाई ज़्यादा है, तो भूकंप तो आता है, ज्वालामुखी तो आता है, लेकिन अंदर ही रह जाता है, इसलिए हिल जाता है। तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में भारत आता है, भारत का हिमालयी क्षेत्र आता है, ये इसमें है।
अटलांटिक महासागर में अगर बात करते हैं तो मध्य अटलांटिक में मुख्य रूप से उत्तर का भाग, मुख्य रूप से उत्तर का भाग मध्य अटलांटिक का जो क्षेत्र है ये आता है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आते हैं ये। और भूकंप में यहाँ का एक चीज़ और है, यहाँ पे भूकंप का कारण जो है अपसारी गति है, ये ध्यान दीजिएगा। अपसारी गति ये सब पूछे गए हैं, जितना मैं बता रहा हूँ सबके सब प्रश्न पूछे गए हैं। आप यूपीएससी आईएएस का प्री और मेंस देखिए, अदर स्टेट का पीसीएस, अब मैं केवल एक ही यूपी पीसीएस नहीं बता रहा हूँ, या बिहार पीसीएस या मध्य प्रदेश, ओवरऑल जितने पीसीएस में पूछे गए हैं सबका संग्रह लेके बता रहा हूँ। सबका संग्रह, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, या मान के चलिए अगर दक्षिण भारत की भी बात राज्य करते हैं तो वहाँ का भी लेके बता रहा हूँ, सभी जगह। तो इसमें अब सारी गति के कारण ऐसा होता है। और ये जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया जो होती है, बताए नहीं पृथ्वी में ऐसा गुण होता है नहीं कि तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी में क्या होता है ना, कुछ प्लेटें लंबी होती हैं, खींचती हैं, और खींचने के कारण टूट जाती हैं। और जब टूट जाती हैं तो यानी कि भ्रंश हो गया कि नहीं, टूट गया। जब टूटेगा तो हिल जाएगा पृथ्वी का भाग, वो भूपटल पृथ्वी के नीचे हिले उससे नहीं मतलब है, ऊपर का भाग हिल गया। और जो हिल गया तो भूकंप, लेकिन वो फिर आना चाहेंगे, और जब पास में आना चाहेंगे तो लड़ जाएंगे, फिर वही घटना। यही है, इसके कारण भी होते हैं। अब सवाल ये है भूकंप का जो प्रभाव है या परिमाण है ये कैसे निर्भर करेगा, ये भूकंप की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। अब भूकंप जो होता है इसको हटा दिया जाए, कहाँ कहाँ पे ये सब लिखना है, शार्ट में ही लिखना है, मेंस में प्री में सब काम करेगा, शार्ट में ही लिखना होता है, हटा दिया जाए। अभी सब भैया फिगर बना के लिखाया जाएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए पहले दोबारा, ताकि आपको न पढ़ना पड़े, बुढ़ापे तक याद रहेगा। देखिए अभी जो इतना आपने भूकंप देखा, भूकंप पढ़ा, ये भूकंप का प्रभाव होगा। प्रभाव इसके दो हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक में हर प्रकार की हानि होती है, नुकसान ही नुकसान होता है, जान माल का, पेड़ पौधे वनस्पतियों का, सब चीज़ का, आर्थिक प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। थोड़ा सा लाभ भी होता है, प्रयोगशाला की दृष्टि, प्रयोग की दृष्टि से अनेक संसाधनों का पता भी चलता है ना। अब यह जो नुकसान हो रहा है इसका जो प्रभाव दिख रहा है, या इसके जो परिमाण है, परिमाण मतलब जैसे हमने बताया परिमाण कैसे नापा जाता है, रिचर स्केल से परिमाण यानी कि कुल ऊर्जा नापा जाता है। और जो संशोधित मार्केली स्केल है उससे विनाशकारी प्रभाव नापे जाते हैं, अर्थात जो एपी सेंटर पर आता है। अब पूरे अगर पृथ्वी की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है। अब इसमें भी देखिए तीन आपको पढ़े होंगे, एक शुरुआत में पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कोर, यहाँ पे मिलेगा मेंटल, और यहाँ पे मिलेगा भूपटल। जिसको हमने बताया ना, भूकंप एक विवर्तन की क्रिया है, यानी कि टेक्टोनिक क्रिया है, जो पृथ्वी के भूपटल पर, जो ऊपरी सतह पर भूपटल पर अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, या कहिए अव्यवस्था के कारण ऊपरी सतह का हिल जाना, पृथ्वी के भूपटल का हिल जाना भूकंप होता है। तो ये भूपटल होता है, ये कोर होता है, ऐसा पढ़े होंगे, और ये होता है मेंटल होता है। इसमें भी पढ़ चुके होंगे, सियाल होता है, इसमें भी पढ़े होंगे क्या, इसमें सियाल होता है, इसमें क्या होता है, सीमा होता है, और इसमें नाइफ, ये तो जान ही रहे हैं। तो इससे हमसे नहीं मतलब है, ये अलग टॉपिक है, तो हटा देते हैं। देखिए मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो जो मेंटल से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मेंटल से ही ज्वालामुखी। भूकंप भी मान के चलिए, ज्वालामुखी का मेन अगर पूछा जाए तो ज्वालामुखी का मेन जो स्रोत जगह है वो मेंटल है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं भूकंप में अगर बात करते हैं, जो भूकंप आता है, भूकंप मूल पर निर्भर करता है। भूकंप का जो प्रभाव है उसके
परिमाण है, उसकी कुल ऊर्जा है। भूकंप मूल मतलब भूकंप फोकस, जहाँ से भूकंप का उद्गार होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। अब ये जो भूकंप आते हैं, इसके 3 स्रोत हैं। हो सकता है हल्के भूकंप या उथले कह सकते हैं, उथले भूकंप हो सकते हैं, उथले भूकंप, मध्यम भूकंप और गहरे भूकंप। इसी गहरे भूकंप को हाँ क्या बता रहे हैं? हाँ नहीं भैया, ठीक है, ठीक अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, गहरा जो भूकंप होता है इसी को प्लूटोनिक भी कहते हैं, प्लूटोनिक भूकंप भी कहते हैं। तो देखिए, जो गहरा भूकंप होता है और मध्यम भूकंप और उथला भूकंप मतलब होता है ये ज़्यादा गहराई, सतह से ज़्यादा गहराई पर नहीं आता है, सतह से ज़्यादा गहराई पर नहीं, लगभग ये 50 सतह से 50 किलोमीटर के रेंज में ही आता है, सतह से 50। और ये लगभग मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर, 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक ये वाला मध्यम है। और तीसरा अगर बात करते हैं तो 250 से लेकर 750 किलोमीटर तक ये वाला है गहरा भूकंप। 3 प्रकार के भूकंप दिखते हैं। जो भूकंप मूल होता है हो सकता है ये उथला भूकंप मतलब बहुत सतह से गहराई ज़्यादा नहीं होता है। ये भूकंप जो होते हैं ये वाले 50 किलोमीटर, लगभग 90% भूकंप यही है। यही भूकंप जो होता है नुकसानदायक होता है। इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं जो 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ही आ जाते हैं, सतह से 15 से 20 किलोमीटर, लगभग यहीं तक ही, सतह से लगभग 20 किलोमीटर तक ही आ जाते हैं। वही होता है, सतह से 20 किलोमीटर वाले क्षेत्र ही होते हैं। यहाँ पर 50 किलोमीटर है उथले जो भूकंप, लेकिन सतह से 20 किलोमीटर जो है, 15 से 20 किलोमीटर वाले ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ये आदमी महसूस करता, मानव महसूस करते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं, केवल प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा सा है। ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं, मानो इसका अनुभव ही नहीं करता। जो गहरा होता है प्लूटोनिक, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ये अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अब जो जहाँ से अगर बात करते हैं भूकंप की मूल की उत्पत्ति होता, मान लीजिए पृथ्वी में यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुआ, कम गहरा वाला, तो इसमें से तरंगे निकलती हैं। तरंगे पी हो सकता है, जो सबसे पहले आए प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे। दूसरे नंबर पे हो सकता है यस। यस मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, जो बाद में आया है। इस पर हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है और अगले क्लास में हम इसको देखेंगे, बहुत लंबा है। और यहाँ से भी प्री में प्रश्न बनते हैं, छोटे एग्जामों में खास करके, बड़े में भी बनते हैं कभी कभी। और ये ऐसे ही जा सकता है। तो ये पी हो गया और यस, पी मतलब प्राथमिक तरंग प्राइमरी, और यस माने सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे। ये दोनों जो तरंगे होती है पृथ्वी के भीतर चलती हैं। इन दोनों तरंगों को पिंड तरंग कहते हैं, पिंड वेव। और जो जहाँ से भूकंप उत्पत्ति होता है इसी को भूकंप फोकस कहते हैं। भूकंप फोकस, चाहे भूकंप मूल कह दीजिए, भूकंप फोकस या भूकंप मूल, या भूकंप फोकस या भूकंप मूल कह दीजिए। जहाँ पे सबसे पहले इसका अनुभव होता है इसी को एपी सेंटर कहते हैं।
एपी सेंटर मतलब क्या होता है? अधिकेंद्र होता है। एपी सेंटर मतलब क्या होता है? अधिकेंद्र। जहां पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है इसी को एपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। यहाँ पे जो तरंगे चलती हैं इसी का नाम यल तरंग है। यल तरंग माने लॉन्ग वेव या सतही तरंग, सतह पे चलने के कारण। धरातल पे चलती इसलिए धरातली तरंग। यल माने एक चीज और होता है, लब, और लब बहुत नुकसानदायक होता है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन है? यही लब तरंग, क्योंकि इसकी खोज एच.डी. लब ने किया था, उनका नाम ही एच.डी. लब। तो एच.डी. लब ने किया था। लब तरंग, सतही तरंग, अधिकेंद्र, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक लाइक कीजिए अशोक राज के लिए। धन्यवाद।